नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है अपन श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे। आज ये उसकी तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हम ले चुके हैं। पहली क्लास के अंदर हमने कुछ बेसिक चीज़ें और मानव श्वसन तंत्र की जो संरचना है, उसके कार्य हैं, उसको समझने का प्रयास किया। जैसे कि सबसे पहले हमने ये समझा कि श्वसन और समातन यानी कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में हमने उसके अंदर देखा कि विभिन्न जो अलग अलग जीव है या अलग अलग जितने भी किंगडम्स है उनके अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, श्वसनीय संरचनाएं क्या होती हैं, वो हमने बात की। फिर हमने उसके बाद हमने बात की श्वसन तंत्र, जो मनुष्य का श्वसन तंत्र है उसके कौन कौन से भाग है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि नासा द्वार, नासा गुहा, ग्रसनी जिसको फेरिंग्स कहते हैं, उसके बाद लैरिंक्स यानी कि आपका साउंड बॉक्स, ध्वनि उत्पादक यंत्र। उसके बाद में हमने पढ़ा एक होता है ट्रेकिया जिसको श्वास नली कहते हैं, और ट्रेकिया जो है वो फिफ्थ जो वक्ष कशेरु का स्तर है वहां पे 2 ब्रोंकाई यानी कि श्वसनी में विभाजित हो जाती है, और जब फर्दर श्वसनी और डिवाइड हो जाती है तो उससे ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के आगे जो गुब्बारा नुमा संरचना होती है उसको एल्वियोली कहते हैं, जो एक्चुअल गैस एक्सचेंज साइट है। एल्वियोली से आगे जो हवा है वो किस में जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी फाइनली। तो ये हमने उसके अंदर पढ़ा। उसके बाद दूसरी क्लास के अंदर हमने ये समझने का प्रयास किया कि एक तो जो समातन है, ब्रीदिंग है, उसकी क्रियाविधि मैकेनिज्म, जिसके अंदर अंतः श्वसन जो है वो कैसे होता है और उच्च वसन कैसे होता है, ये हमने बात की। अंतः श्वसन और उच्च वसन इन दोनों प्रक्रिया में या समातन की क्रियाविधि में हमने बताया आपको कि 2 चीजें भाग लेती है। एक तो डायफ्राम भाग लेता है, और डायफ्राम की जो पेशियां होती है उसको फ्रेनिक मसल्स या फ्रेनिक पेशियां कहा जाता है। तो एक तो वो भाग लेती है, और एक जो है इसके अंदर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भाग लेती है। इंटरकोस्टल मसल्स 2 प्रकार की होती है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। तो सामान्य समातन की क्रियाविधि में केवल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यानी कि बाह्य अंतरापरशुक पेशियां जो है वो शामिल होती है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो आपकी बलपूर्वक उच्च वसन प्रक्रिया में शामिल होती है। तो ये 2 चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद मैंने कहा कि अगर हम अंतः श्वसन की बात करूं या निश्वसन की बात करूं तो उसके अंदर इन दोनों के अंदर, दोनों कौन, एक तो फ्रेनिक मसल्स और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इन दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, जिसकी वजह से जो वक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ जाएगा। और आयतन अगर बढ़ेगा तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, और बाहर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो वायु जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली जाएगी, जैसे हम सांस अंदर ले लेते हैं। उसके बाद मैंने उच्च वसन के अंदर कहा कि इसके अंदर जो अंतः श्वसन के अंदर जो काम हुआ जस्ट अपोजिट इसका काम होगा, यानी कि जो हवा जो है उसको अगर बाहर फेंकना है तो अंदर प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा, और प्रेशर ज्यादा करने के लिए वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, और वॉल्यूम कम करने के लिए जो ये दोनों मसल्स हैं, फ्रेनिक मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स, इनमें रिलैक्सेशन होगा, शिथिलता होगी, जिससे आयतन अपने आप कम हो जाएगा और हवा बाहर चली जाएगी। फिर हमने कुछ आयतन और समताएं पढ़ी, जिसके अंदर ज्वारीय आयतन है, अंतःश्वसित आरक्षित आयतन है, उच्चवसित आरक्षित आयतन क्या होता है, जैव सामर्थ्य क्या होता है, ये सारी चीजें हमने क्षमताओं के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा रिव्यू मैंने आपको दे दिया, अगर आपने क्लासेस देखी है तो आपको समझ में आ गया। आज की जो क्लास है इसका अंदर हमारे जो टारगेट रहने वाला है, 2 टॉपिक पे रहने वाला है। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? एक तो आपको सामने ही दिख रहा है कि गैसों का परिवहन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। अब यहाँ पे गैसों की बात करूं तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। गैसें, क्योंकि श्वसन के अंदर जो गैसें शामिल होती है वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एक ऑक्सीजन होती है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आपका श्वसन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आज के 2 टॉपिक क्या है, इनको हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, और साथ ही साथ इन 2 टॉपिक को करने के बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट, जितने भी फैक्ट थे, मैंने आपको प्रयास किए, हर एक चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि ये चीज नहीं बताई तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि बच्चों को पता चल जाए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। थोड़ा सा मैंने पीछे का रिव्यू आपको दे दिया, जिससे आपका जो है रिदम बना रहे, है ना। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप विद्यार्थी यहाँ से मेरे साथ पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं तो बढ़िया बात है, वो आप पढ़ते रहिए। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो टेस्ट सीरीज भी आपको मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ, एक शानदार टेस्ट सीरीज, जिसके ऊपर मैं बहुत मेहनत करके उस टेस्ट सीरीज को बनाई है। उस टेस्ट सीरीज में आपकी चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को मैं कवर कर रहा हूँ, और उसके बाद उस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आएगा, जिससे उस पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा।
ठीक है, एक साथ। तो इससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत मजबूत हो जाएगी, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वो माजिस्टर एजुकेशन एप्लीकेशन पे मिलेगी। नॉमिनल बहुत कम प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगी, आप जाके देख लेना, उसमें बहुत आपको चीजें अच्छी अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैसों का परिवहन। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है गैसों का परिवहन। इसके अंदर एक चीज हमें ये पढ़नी है कि गैसों के परिवहन से संबंधित, गैसों के परिवहन को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जो गैसों का परिवहन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, है? तो गैसों के परिवहन को, गैसों के परिवहन या विसरण, डिफ्यूजन, है ना, परिवहन कैसे होगा, विसरण प्रक्रिया द्वारा, डिफ्यूजन द्वारा। तो गैसों के परिवहन या विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। सर्दी आ गई है तो थोड़ा हाथ इधर उधर कांप रहा है, राइटिंग में आपको थोड़ा बहुत XYZ अंतर दिख सकता है। 3 मुख्य कारक हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहला जो कारक है वो है दाब प्रवणता, दाब प्रवणता। दूसरा यहां पे जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा विलेयता गुणांक, विलेयता गुणांक। और तीसरा जो कारक यहां पे हो जाएगा वो हो जाएगा विसरण झिल्ली की मोटाई। क्या हो जाएगी, विसरण झिल्ली की मोटाई, थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये 3 मुख्य कारक है। तो पहला सवाल कैसे बन सकता है, निम्न कारकों में से गैसों के परिवहन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सवाल कैसे देगा, निम्न में से गैसों के परिवहन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन ए दाब प्रवणता, ऑप्शन बी विलेयता गुणांक, ऑप्शन सी विसरण झिल्ली की मोटाई, और ऑप्शन डी और कुछ भी एक दे दिया आपको, चौथा अलग ऑप्शन दे दिया, XYZ कुछ भी वो दे सकते हैं। तो यहां पे आपको अगर ये तीनों पता है कि ये तो है, तो अपने आप चौथा टिक कर लोगे। तो पहला सवाल तो आपसे यही बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि गैसों के विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ये 3 मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो गैसों के एक्सचेंज को प्रभावित करते हैं। अब दाब प्रवणता समझ गए, विलेयता गुणांक और विसरण झिल्ली की मोटाई। यहां पे समझने लायक चीज ये है कि विलेयता गुणांक, विलेयता गुणांक किसका, गैसों का, विलेयता गुणांक किसका, गैसों का। इसमें क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है और उसके आगे उसका परिवहन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जुड़ती है। हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा जो विलेयता होती है वो किसकी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है। उसके बाद CO2 की होती है, उसके बाद O2 की होती है। O2 की तुलना में इसकी 20 से 30 गुना ज्यादा होती है। कितनी, 20 से 30 गुना ज्यादा होती है। और O2 की तुलना में CO की जो है वो 200 से 300 गुना ज्यादा होती है, 200 से 300 गुना। समझ गए मैंने क्या लिखा, विलेयता जो है वो सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ किसकी होती है, हीमोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा जो विलेयता होती है ना वो CO की होती है। उसके बाद CO2, ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, सबसे कम। ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड 20 से 30 गुना ज्यादा विलय होता है हीमोग्लोबिन के साथ, और कार्बन मोनोऑक्साइड तो 200 से 300 गुना ज्यादा होती है ना। तो ये परिवहन पे डिपेंड करता है भाई, जो जितना ज्यादा विलय होगा उसका परिवहन भी तो उतना ही ज्यादा होगा। तो अब आप कहेंगे सर ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होगा, फिर तो CO का परिवहन होना चाहिए। यही तो है ना, यही तो कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आगे कि CO का परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा होता है ऑक्सीजन की तुलना में। समझ गए विलेयता गुणांक का कंसेप्ट, समझ गए कि जिसका विलेयता गुणांक जितना ज्यादा, जो जितनी ज्यादा विलय उसका परिवहन भी, विसरण भी उतना ही ज्यादा। विसरण झिल्ली की मोटाई, सबसे पहले तो विसरण झिल्ली क्या होती है ये समझ लो, है ना। विसरण झिल्ली क्या होती है, ये आपकी क्या है, एल्वियोली। ये आपकी क्या है, एल्वियोली। और एल्वियोली के अंदर ये क्या है आपका, एल्वियोली की जो आंतरिक परत होती है वो किससे बनी होती है, मैंने आपको बताया था किससे बनी होती है, सरल सल्की उपकला से। इतनी बातें क्लियर है। विसरण झिल्ली जो है वो मैं बता रहा हूं कि विसरण झिल्ली कहते हैं किसको। तो सबसे पहले है हमारी एल्वियोली, एल्वियोली को कहते हैं कुप्पिका। कुप्पिका की जो आंतरिक परत होती है वो किसकी बनी होती है, सरल सल्की उपकला की। और ये इसके नीचे क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे हो जाएगी ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज, है ना, ये हो जाएगी ब्लड कैपिलरीज।
का ये जो लेयर है, ये जो चीज है, ये पार्ट्स, इसको कहते हैं बेसल सब्सटेंस लेयर, बेसल सब्सटेंस लेयर। तो इन तीनों चीजों को मिला करके सरल सल की उपकला, यहाँ पे अंदर एयर भरी हुई है, ये अंदर क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। इस हवा को पहले सरल सल की उपकला वाले जो है ये परत पार करनी पड़ेगी, फिर ये बेसल सब्सटेंस को पार करेगा, फिर यहाँ पे ये इस ब्लड कैपिलरीज को पार करेगा, फिर जाके ये ब्लड के अंदर आएगा। यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे क्या है, ब्लड है। तो इस एल्वियोली से हवा को ब्लड तक पहुंचने के लिए तीन चीजें पार करनी पड़ रही है, पहले सरल सल की उपकला, फिर बेसल सब्सटेंस लेयर और फिर ब्लड कैपिलरीज। इन तीनों को साथ में मिला दे तो अपन कहते हैं विसरण झिल्ली, है ना। इन तीनों को साथ में मिला दे तो अपन इसको विसरण झिल्ली कहते हैं। और विसरण झिल्ली की मोटाई जितनी ज्यादा होगी, विसरण उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए जितना ज्यादा मोटा होगा गैसेस उतनी कम जाएगी, तो विसरण झिल्ली की मोटाई जितनी ज्यादा, विसरण उतना ही कम होगा, विसरण उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो ये तीन मुख्य फैक्टर जो आपको ध्यान रखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन पढ़ते हैं कि गैसों का परिवहन होता कैसे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। मिटा सकता हूं इसको, चलो। अब गैसों का परिवहन, और ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि कौन सी गैसों का परिवहन अपन पढ़ेंगे। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और एक ऑक्सीजन यानी कि O2, है ना। कौन सी दो गैसें पढ़नी है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक O2। पहले अपन पढ़ते हैं CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन, CO2 का परिवहन जो है वो तीन तरीके से होता है। पहला होता है बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स के रूप में, बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि बाइकार्बोनेट कहते किसे, बाइकार्बोनेट के रूप में। और बाइकार्बोनेट के रूप में कितना होता है, 70% जो परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। 70% परिवहन किसके रूप में होता है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3-, ये बाइकार्बोनेट आयन है। तो बाइकार्बोनेट्स के रूप में 70% परिवहन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये बाइकार्बोनेट बनता कैसे है, ये बनता कैसे है, ये रही आपकी आरबीसी, ये आपकी क्या है, आरबीसी है। आरबीसी के बाहर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। भाई ये ब्लड है, आपका ब्लड है, ये इधर आपकी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो ये अंदर ब्लड है, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर एक तो ब्लड सेल्स होती है यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और एक आपका प्लाज्मा होता है। तो ये मान लो आपकी आरबीसी है ना। तो यहाँ पे CO2 जो है वो इधर आई, है ना, और इसके अंदर प्रवेश कर लिया, CO2 ने इसके अंदर प्रवेश कर लिया और अंदर जाके इसने जल से अभिक्रिया करी। तो जल से जैसे ये अभिक्रिया करेगी तो ये किसका निर्माण करेगी, H2CO3 का, जिसको कहते हैं कार्बनिक एसिड। ये कार्बनिक एसिड जब टूटता है ना, ये कार्बनिक एसिड जब टूटेगा ना, तो एक तो H+ और एक HCO3-, इसका निर्माण करेगा। ये है बाइकार्बोनेट कंपाउंड। और ये बाइकार्बोनेट कंपाउंड आ जाता है फिर प्लाज्मा में, और ये बाइकार्बोनेट इसके साथ रिएक्शन करता है सोडियम के साथ, ठीक है। तो इससे बन जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ रहे मेरी बात को, ये प्रोसेस आप समझना चाहे तो समझ सकते हो, लेकिन मेन बात इतनी सी याद रखनी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 70% परिवहन किसके रूप में होता है, बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स के रूप में। किसके रूप में, बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स के रूप में। अब बाइकार्बोनेट बनता कैसे है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि CO2 आई, आरबीसी में प्रवेश किया, जल के साथ इसने अभिक्रिया की आरबीसी के अंदर, तो कार्बनिक एसिड का निर्माण हुआ। ये कार्बनिक एसिड जब टूटता है, इसका विखंडन होता है, तो एक तो यहाँ पे H+ बनता है और एक बाइकार्बोनेट आयन बनता है। ये बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में विसरित होता है और Na+ के साथ रिएक्शन करके NaSCO3 का निर्माण करते हैं। वहीं पे यहाँ पे प्लाज्मा में पाए जाते हैं क्लोराइड आयन। क्या पाए जाते हैं, क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन जितने बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा के अंदर आए, उतने ही क्लोराइड आयन क्या हो जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को। और इसको कहते हैं हैम-बर्गर परिघटना। हैम-बर्गर परिघटना, इसको आप स्वयं लिखना, मैं नहीं लिखाऊंगा। हैम-बर्गर परिघटना क्या है मैं समझा देता हूं। हैम-बर्गर परिघटना का मतलब है कि जितने बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में आए, उतनी ही मात्रा में, उतनी ही संख्या में क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में गए। इसे कहते हैं हैम-बर्गर परिघटना। लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे, ऐसा थोड़ी है। एक बार मैं फिर से बोल दूं, जितने बाइकार्बोनेट आयन
आरबीसी से प्लाज्मा में आए, उतने ही मात्रा में क्लोराइड आयन प्लाज्मा से, ये प्लाज्मा है, ये आरबीसी है, उतने ही क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी में गए, ये येम्बर्गर ब्रिगेड। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट्स के रूप में कितना कितना 70%। दूसरा आता है इसके अंदर कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में। किसके रूप में? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में। ये कितना प्रतिशत होता है? लगभग 23%। 23% जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किसके रूप में होता है? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन क्या होता है? जब CO2 की रिएक्शन हीमोग्लोबिन के साथ होती है तो इससे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ करके जाता है 23% कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जो है ये जाता है घुलित अवस्था में। किसमें जाता है? घुलित अवस्था में, डिसॉल्व्ड कंडीशन। और घुलित अवस्था में कितना हो जाएगा? पीछे कितना बच रहा है? 7%। तो घुलित अवस्था में जाता है 7%, यानी कि प्लाज्मा के अंदर ये क्या हो जाता है? घुल जाता है। रक्त प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर घुल जाता है। तो आपको यहाँ पे जो चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 फॉर्म के अंदर होता है, 3 अलग अलग रूपों में होता है। पहला बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स के रूप में सर्वाधिक होता है 70%, फिर दूसरा परिवहन होता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में 23%, और फिर तीसरा परिवर्तन घुलित अवस्था में 7%। याद रख लोगे इतनी चीजें, ये याद नहीं रख पाओ कोई मतलब नहीं है, रखना है तो रख लेना, लेकिन ये चीज याद रखनी है कि बाइकार्बोनेट कंपाउंड के रूप में 70%, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में 23% और घुलित अवस्था में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है इन 3 चरणों में। समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे, इतनी डिफिकल्ट चीज ही नहीं है। मिटा सकता हूं इसको भाई? मिटाऊं? चलो अब हमें पढ़ना है ऑक्सीजन का परिवहन। ये लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा है तो 2 बार टैप करो फोन पे पीछे की तरफ। अपन को पढ़ना है O2 का परिवहन। अब अपन को क्या पढ़ना है? O2 का परिवहन। CO2 का परिवहन हमने पढ़ लिया कि 3 रूपों में होता है। कौन कौन से रूप है समझ में आ गए? सबसे पहले बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स के रूप में, दूसरा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में, तीसरा घुलित अवस्था में। कितना 70%, 23%, 7%, टोटल हो गया 100% परिवहन। अब हमें पढ़ना है ऑक्सीजन का परिवहन। इसका परिवहन जो है वो किसके रूप में होता है? सर्वाधिक जो परिवहन होता है वो होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। किसके अंदर होता है? सबसे पहले सबसे ज्यादा इसका परिवहन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। कितना प्रतिशत होता है? 97%। 97% ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके 97% परिवर्तन इसका हो जाता है। बाकी का जो 3% परिवर्तन है वो हो जाता है घुलित अवस्था। घुलित अवस्था में कितना होता है? लेफ्ट जो बचा हुआ है 3% परिवहन वो घुलित अवस्था में होता है। तो ये पांचों की पांचों चीजें याद हो जाएगी। कौन सी पांचों? 3 तो CO2 के परिवहन वाली और 2 ऑक्सीजन के परिवहन वाली। ऑक्सीजन का सर्वाधिक परिवहन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके कितना? 97%, 97%, और बाकी का 3% डिसॉल्व्ड कंडीशन में, घुलित अवस्था के अंदर। ठीक है, तो इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन 97% और इन फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड कंडीशन 3%। समझ गए? ये तो समझ गए सर। एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 अणु ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ सकता है। ये कई बार सवाल आ सकता है, तो ये आपको नोट करना है कि हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है वो ऑक्सीजन के अधिकतम 4 अणुओं के साथ जुड़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा ऑक्सीजन के अणुओं को एक हीमोग्लोबिन नहीं जोड़ सकता। ठीक है? ठीक है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है ना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के हीम समूह, ऑक्सीजन कहां जुड़ता है? हीम समूह के अंदर जो Fe+2 होता है ना, उसके साथ जुड़ता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ।
इससे जुड़ता है, तो ये भी लिख लेना। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन का जो हिम समूह है ना उससे जुड़ता है और एक ढीले बंध का निर्माण होता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपन कहते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट भी आपको समझ लिया। अब हमें पढ़ना है एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको पहले लिख लो। अब हमें पढ़ना है ऑक्सीजन वियोजन वक्र। ये क्या होता है ऑक्सीजन वियोजन वक्र? ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन मैंने ऊपर लिखा है ना कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है, कैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, इस चीज को अपन उस वक्र से, कर्व से समझेंगे। पहले इतना, ये ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है इसको आप समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाओ इसको, चलो। अब हमें पढ़ना है ऑक्सीजन वियोजन वक्र। बहुत सिंपल सा है। ऑक्सीजन वियोजन वक्र, सबसे पहले तो ऑक्सीजन वियोजन वक्र जो है ये एक सिग्मोइड कर्व है। सिग्मोइड का मतलब समझते हो? सिग्मोइड कर्व, कर्व मतलब एस से, जो सिग्मोइड कर्व है जो हीमोग्लोबिन तथा O2 यानी कि अपन ये कह सकते हैं या तो O2 या ऑक्सीजन की आंशिक दाब, जो हीमोग्लोबिन व O2 के बीच बनाया जाता है। PO2 लिख सकते हैं। PO2 का मतलब होता है ऑक्सीजन का आंशिक दाब, है ना। हीमोग्लोबिन व PO2 के बीच बनाया जाता है। अब सबसे पहले अपन कर्व बनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। इसके अंदर जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये इधर तो है हीमोग्लोबिन प्रतिशतता और इधर है आपका PO2। PO2 का मतलब है ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ऑक्सीजन का आंशिक दाब। अब यहां पे चीजें ध्यान से समझना है। ये है हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता, ये PO2। अब यहां पे देखो, इधर क्या हो रहा है, राइट शिफ्ट, और इधर क्या हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट। इधर क्या है, राइट शिफ्ट, और इधर क्या हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट। इधर राइट शिफ्ट हो रहा है, इधर लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो यहां पे दोनों के अंदर अलग अलग चीज है। अगर राइट शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये हीमोग्लोबिन से O2 के वियोजन को दर्शाता है। वियोजन का मतलब समझ रहे हो, टूटने को। हीमोग्लोबिन से O2 के वियोजन को दर्शाता है। और ये जो है लेफ्ट शिफ्ट, यह हीमोग्लोबिन से O2 के जुड़ने को दर्शाता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। अगर ये शिफ्ट राइट की तरफ है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में टूट रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन हो रहा है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं। और अगर ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है। इधर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है, इधर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है। ये दर्शाता है राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। अब यहाँ पे इस साइड में जो है आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो जो PO2 का मान है, किसका मान, H+ का मान ज्यादा होगा तो pH का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उल्टा होता है, यही तो होता है। O2 का मान यहाँ पे कम है, PO2 का मान ज्यादा हो जाएगा। भाई नॉर्मल ये है कि आंशिक दाब जो होता है वो इसका उल्टा होता है। जैसे H+ की सांद्रता ज्यादा है तो pH की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। O2 की यहाँ पे कम है तो PO2 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब जितना ही ज्यादा होगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन उतनी ही ज्यादा जुड़ेगी, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा होगा, इसके अंदर ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। H+ यहाँ पे कम हो जाएगा, pH ज्यादा हो जाएगा, O2 कम हो जाएगी, सॉरी ज्यादा हो जाएगी, तो PO2 से कम हो जाएगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये इसका उल्टा है, रिवर्स है, समझ गए। यहाँ पे हीमोग्लोबिन से O2 जुड़ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा होगी तभी तो जुड़ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या है, कमी है,
PO2 तो इधर बढ़ रहा है, तो इधर तो बढ़ रहा है PO2, लेकिन इधर ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन कम है। समझ रहे मेरी बात को? ये जो कर्व है, ये कर्व ये दर्शाता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है कि टूट रहा है। तो मैंने कहा इस साइड में अगर जा रहे हैं तो टूट रहा है, इस साइड जा रहे हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है। तो अगर इधर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है मतलब इधर ऑक्सीजन ज्यादा, और इधर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, इस वजह से टूट रहा है, तो इधर ऑक्सीजन कम होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वक्र के अंदर। हीमोग्लोबिन के साथ O2 का जुड़ना किस पे डिपेंड करता है? हीमोग्लोबिन के साथ O2 का जुड़ना मुख्यतः किस पे डिपेंड करता है? वैसे तो ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, H+ की सांद्रता, pH यानी कि pH मान है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन की सांद्रता, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, लेकिन जो मुख्य कारक है हीमोग्लोबिन के साथ O2 को जुड़ना मुख्यतः जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। ये पॉइंट आप साइड में नोट कर लेना कि हीमोग्लोबिन के साथ O2 का जुड़ना या ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण जो मुख्यतः जिस कारक पर डिपेंड करता है वो ऑक्सीजन के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपको समझना था। वैसे यहां से सवाल बनने की चांसेस बहुत ही कम है, बनेगा तो यहां से बनेगा, इससे ये, या फिर पूछ सकता है कि ऑक्सीजन वियोजन वक्र किस किस के बीच में, या फिर राइट शिफ्ट में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है कि लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, ये चीजें पूछ सकता है आपसे, वक्र से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, मेन जो बातें ये तो आपको समझ में आ गई, ये भी, ये दोनों, ये भी समझ में आ गया कि किस किस के बीच में कैसा कर्व बनता है, सिग्मोइड एस शेप बनता है, और किस पे डिपेंड करता है मेनली इस पे। ये 4-5 बातें याद रखनी है आपको। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ू, मिटाओ इसको। ठीक, ऑक्सीजन वियोजन वक्र में जो बातें आपको याद रखनी है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मुझे पता है आपको कम समझ में आई है, क्योंकि मैं आपके दिल की जो गहराइयां हैं उसको समझ सकता हूं, स्थिति को समझ सकता हूं। सबसे पहले ऑक्सीजन वियोजन वक्र है किस किस के बीच में? तो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का आंशिक दाब, दो चीजों के बीच में। सबसे पहले हीमोग्लोबिन और PO2 के बीच में ये वक्र है। वक्र कैसा है? एस शेप या सिग्मोइड वक्र है, एस शेप या सिग्मोइड वक्र है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या चीजें पता चलेगी? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जुड़ना। फिर मैंने वक्र बनाया एस शेप, हीमोग्लोबिन और PO2 के बीच में। मैंने कहा अगर राइट शिफ्टिंग हो रही है मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होगा, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेगा। अगर लेफ्ट शिफ्ट हो रही है मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज ये समझनी है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कब जुड़ेगी? जब ऑक्सीजन ज्यादा हो तो इस साइड में ऑक्सीजन ज्यादा, इस साइड में ऑक्सीजन कम। अगर ऑक्सीजन ज्यादा मतलब PO2 का मान कम, और ऑक्सीजन कम मतलब PO2 ज्यादा, है ना भाई। H+ ज्यादा होता है तो pH कम होती है, ये चीज तो आपको पता होगी। तो ये भी यहाँ पे होता है। फिर मैंने कहा कि जो मुख्य कारक है ना, मुख्य कारक है ऑक्सीजन का आंशिक दाब। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण में या ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन के जुड़ने में जो मुख्य कारक इसके अंदर भागीदार होता है वो होता है ऑक्सीजन का आंशिक दाब। ये बातें आपको समझनी। ठीक, अब एक चीज, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आप लिख लेना। एक तो है श्वास लयबद्ध केंद्र, श्वास लयबद्ध केंद्र। श्वास लयबद्ध केंद्र कहां पे स्थित होता है? तो ये होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा में, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क का एक भाग होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। हमारे पूरे शरीर को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा जो है वो आपका वहां पे श्वास लयबद्ध केंद्र है। लयबद्धता मतलब होता है कंटिन्यूटी, है ना, श्वास कंटिन्यू जो है चलता रहे प्रोसेस में, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा यहाँ पे होता है श्वास अनुचलन केंद्र, श्वास अनुचलन केंद्र। और ये कहां पे होता है? ये होता है पोन्स में। और पोन्स भी कौन से? ऊपरी पोन्स में। पोन्स भी 2 होते हैं। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि श्वास लयबद्ध केंद्र कहां होता है? मेड्यूला ऑब्लांगेटा में। और श्वास अनुचलन केंद्र कहां पे होता है? पोन्स में, ऊपरी पोन्स के अंदर पाए जाते हैं। दोनों से सवाल बन सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि गैस का परिवहन कैसे होता है, गैस या वायु का संचरण कैसे होता है, उसका मार्ग बताओ, है ना। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले आ जाता है नासा द्वार, फिर कैसे जाएगा? नासा गुहा,
फिर कहां पे जाएगा सर? फिर जाएगा ग्रसनी में, फिर कहां पे जाएगा? मतलब ये मैं क्या समझा रहा हूं कि वायु कैसे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और कहां कहां पे जाती है, ये चीज मैं समझा रहा हूं। समझ गए मेरी बात? ठीक है, नासाद्वार, नासागुआ, ग्रसनी, उसके बाद किसमें जाएगी? ट्रेकिया में, श्वास नली में। तो ये आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर किसमें जाएगी? ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर किसमें जाएगी? ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से किसमें जाएगी? एल्वियोली में, एल्वियोली से किसमें जाएगी? ब्लड में, और ब्लड से किसमें जाएगी? सेल में, और सेल से क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल में क्या होगा फिर? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? ग्लूकोज का विखंडन या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। तो ये ग्लूकोज है, दिख रहा है क्या? हाँ, ये ग्लूकोज है और ये आपका ऑक्सीजन है। इसके साथ जुड़ करके 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस आपकी एनर्जी, एनर्जी का मतलब एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। यहाँ पे ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? श्वसन जो है, श्वसन क्या है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कहां पे लिखूं मैं? जगह नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। चल, ये बात आपको समझ में आई? वायु का संचरण कैसे होता है? नासाद्वार, नासागुआ, फिर ग्रसनी, फिर ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, ब्लड, है ना? एल्वियोली से ब्लड में गई, ब्लड से सेल के अंदर गई हवा, और हवा जो है सेल के अंदर जाते ही ग्लूकोज का क्या करती है? विखंडन करती है। यही तो हमने कहा कि जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन, वो क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे ग्लूकोज टूट रहा है और एनर्जी का निर्माण कर रहा है, और CO2 का निर्माण हो रहा है साथ ही साथ। ठीक है, तो श्वसन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ये भी आप लिख लेना, साइड में पॉइंट नोट कर लेना। श्वसन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। जैसे डाइजेशन भी एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता था। कैटाबॉलिक का मतलब एक अणु टूट करके छोटे छोटे अणुओं में बढ़ जाता है, तो उसे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए। अब हम पढ़ेंगे इससे संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में। श्वसन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक, अब हमें क्या पढ़नी है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां। है ना भाई? हमारा शरीर है तो शरीर में तो बीमारियां होती है, लेकिन बीमारियां अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हमने पाचन तंत्र पढ़ा, तो पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी विकार थे वो हमने उसके अंदर पढ़ लिया। अब श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं तो श्वसन तंत्र में जो भी बीमारियां है वो अपन इसमें पढ़ लेंगे। उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे, उससे संबंधित बीमारियां उसमें पढ़ लेंगे, है ना? एक तरीके से अपन पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें एक व्यवस्थित तरीके में हो। आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो आप खुद सोचिए, खुद आइडिया लगाइए कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। होगी बहुत सारी बीमारियां होती है ऐसे, जैसे कि आपका अस्थमा, जिसको दमा कहते हैं, दम ऊपर है ना, ऐसा बोलते हैं, तो वो एक श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। इसके अलावा एक होता है एम्फीसीमा, जिसको वात स्फीति कहते हैं हिंदी में। एक होती है कैसन्स डिजीज, कैसन डिजीज जो समुद्री गोताखोर वगैरह होती है उनके अंदर होते हैं। एक होते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस, यानी कि ऊंचाई पर जाते हैं तो उस समय भी एक बीमारियां हमारे शरीर के अंदर जो है वो होती है, उल्टी वगैरह आना, कान से खून वगैरह निकलना, तो वो सारी चीजें। इसके अलावा भी हो सकती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई तो वो भी एक प्रकार से हमारे शरीर के लिए बहुत घातक परिणाम होता है। ठीक है, तो एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो नॉर्मल कॉमन आप सबने सुन रखा होगा, अस्थमा या दमा। अस्थमा या दमा, इसके अंदर क्या होता है? अस्थमा या दमा जो होता है, इसके अंदर क्या होता है? आपकी जो श्वसनी है, श्वसनी या श्वसनिका, यानी कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, है ना? श्वसनी और श्वसनिका का मतलब ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में धूल के कण या परागकण जमा होने से सूजन आ जाना।
मुख्य जो इसके अंदर कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि आपकी जो श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई, आप ये कह सकते हैं लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, वहां पे परागकण वगैरह जमा हो जाते हैं, और परागकण वगैरह जमा होने की वजह से उनके अंदर क्या आ जाती है, सोइलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और उसकी वजह से जो है वो दम सांस ऐसे वो उफड़ने लगता है ना, सांस आता नहीं है, ऐसे अंदर भर जाता है, ऐसे लगता है कि सांस पूरा भर गया है। क्यों लगता है ऐसे? क्योंकि अंदर उसके अंदर तो सूजन आ गई, तो हवा या तो बाहर नहीं निकल पा रही है प्रॉपर, या अंदर नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो ये होता है। तो ये एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन है भाई। परागकणों से क्या होती है, एलर्जिक होती है। एलर्जिक अभिक्रिया है, यह अपन कह सकते हैं शोथ अभिक्रिया, शोथ अभिक्रिया है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए एलर्जी रिएक्शन या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है। तो आपसे पूछ ले कौन सी एलर्जी या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, अस्थमा या दमा। और होता क्या है इसके अंदर, श्वसनी और श्वसनिकाओं के अंदर सूजन आ जाती है परागकण वगैरह जमा होने की वजह से। ठीक है, चलो दूसरी डिजीज हमारी हो जाएगी वात स्फीति। दूसरी डिजीज हो जाएगी वात स्फीति। इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्फाइसीमा। ये क्या होता है एम्फाइसीमा? ये इससे भी नीचे जाती है, ये जो श्वसनी और श्वसनिकाओं से संबंधित है, ये उससे भी नीचे जाती है। उससे नीचे क्या हो जाएगी, एल्वियोली, कुप्पिका। तो ये कुप्पिकाओं से संबंधित है, और इसके अंदर क्या होता है, जो कुप्पिका होती है उसकी जो सतह है, श्वसनी सतह है, उसका क्षेत्रफल घट जाता है ना। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, एक मिनट, एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है कि जो कुप्पिका होती है इसमें कुप्पिकाओं के श्वसनी सतह का क्षेत्रफल घट जाता है, जिससे गैसों के आदान प्रदान में असंतुलन की स्थिति। ये कोई आपसे नहीं पूछेगा कि एम्फाइसीमा में क्या होती है, ये तो मैं बता रहा हूं आपको, पूरी चीजें बता रहा हूं, तो सारे कंसेप्ट बता रहा हूं, लेकिन सवाल आपके नॉर्मल ऐसा आएगा कि श्वसन तंत्र से संबंधित विकार है, और 4 ऑप्शन दे देगा, और एक आपको वो 3 पाचन तंत्र के डाल देगा, या 2 अन्य किसी के डाल देगा, और 1 श्वसन तंत्र का दे देगा, या पूछ लेगा श्वसन तंत्र संबंधित विकार नहीं है, 3 श्वसन तंत्र से संबंधित दे देगा, 1 अलग दे देगा। लेकिन अपन को तो समझना भी है ना कि अस्थमा क्या होता है, वात स्फीति क्या होती है। आपसे पूछ ले वात स्फीति श्वसनी तंत्र के किस भाग से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ये किससे भाग से संबंधित है, कुप्पिका से संबंधित। ये किस भाग से, श्वसनी और श्वसनिकाओं से, है ना। सवाल कैसे भी आ जाए तो अपन का गलत नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये समझ आ गया वात स्फीति में होता क्या है, जो कुप्पिका है, एल्वियोली है, उसका श्वसनी सतह का जो क्षेत्रफल है वो घट जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है, आपसे पूछ ले कि वात स्फीति का मुख्य कारण क्या है। इसका तो मुख्य कारण है परागकण वगैरह जो है वो अंदर जम जाते हैं। इसका मुख्य कारण है सिगरेट स्मोकिंग। स्मोकिंग आप कह सकते हैं ये। तो अगर कोई कर रहा है तो छोड़ देना, है ना, छोड़ देना। ऐसे ऐसे रोग हो जाएंगे, फिर सांस नहीं ले पाओगे तुम, तो उससे तो वो जरूरी नहीं है ना सिगरेट पीना, है ना। तो सिगरेट स्मोकिंग जो है वो इसका मुख्य कारण है एम्फाइसीमा का, जिससे आपकी जो कुप्पिका है, एल्वियोली है, जो गुब्बारेनुमा संरचना थी ना, उसकी श्वसनी सतह का क्षेत्रफल घट जाता है, जिससे प्रॉपर रूप से गैसों का एक्सचेंज नहीं हो पाता, और उसके इससे वजह से क्या होता है, ब्लड के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में इससे होगा क्या, ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना वात स्फीति के अंदर। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटाओ इसको। 2 बीमारी अभी अपन ने पढ़ी है, 1 2 3 और पढ़ लेते हैं। अब एक बीमारी है जिसका नाम है बैंड डिजीज, केशंस। इसके बहुत सारे नाम है, केशंस कह दो या कह दो बैंड। ये एक और नाम है डिसबेरिज्म।
डिस्पेरिजन डिजीज। इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो ये होती किसमें है? जो समुद्री गोताखोर होते हैं, समुद्र के अंदर जो गोता लगाते हैं उन्हें समुद्री गोताखोर कहते हैं, तो उनके अंदर ये बीमारी होती है। होता क्या है, नाइट्रोजन जो है वो हमारे ब्लड में घुलनशील नहीं होती है भाई। जैसे ही जाएगी तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर घुलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो घुल सकती है, वो वापस आ जाती है। लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है, सामान्य अवस्था में ब्लड में नहीं घुलती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा दाब हो जाए, बहुत ज्यादा उच्च दाब हो जाए, तो उस समय नाइट्रोजन भी ब्लड में घुल जाती है। और जब वो वापस निम्न दाब होगा तो वो बुलबुलों के रूप में निकलती है ना, तो उस समय वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। आपके परिसंचरण तंत्र संबंधित यानी कि ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जोड़ संबंधित यानी कि जो आपके जॉइंट्स हैं, अस्थियों के जॉइंट्स है, मसल्स के, मांसपेशियों के जॉइंट्स है, उसके अंदर जो बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है नाइट्रोजन। तो ये उनके अंदर होता है, गोताखोरों के अंदर। क्योंकि अपन तो उच्च दाब वाले क्षेत्र में जाते ही नहीं है ना। वो जब बहुत नीचे जाते हैं समुद्र की, तो वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा दाब होता है, हाई प्रेशर होता है, तो उनके अंदर वो नाइट्रोजन क्या हो जाती है, घुल जाती है। ऐसे लिख लो, समुद्री गोताखोर में होती है ये बीमारी। किस में होती है? समुद्री गोताखोर। इसके अंदर क्या लिखना है? सामान्यतः नाइट्रोजन जो होती है ना, सामान्यतः नाइट्रोजन रक्त में घुलनशील नहीं होती, लेकिन उच्च दाब की अवस्था में ये अवशोषित हो जाती है, यानी कि अवशोषण कर लिया जाता है। बता, बाद में ये परिसंचरण व जोड़ संबंधी बीमारियां पैदा करती है। लिख लो इसको ताकि आपको याद रहे, समझ में आ जाए, है ना। अब ये उच्च दाब की अवस्था होती है ना, ये केवल इन्हीं में क्यों आती है? क्योंकि ये समुद्री गोताखोर क्या होते हैं, गहरे समुद्र में जाते हैं। तो गहरे समुद्र में जब जाते हैं तो वहां पे गहरे समुद्र के अंदर जब नीचे जाएंगे तो वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे उनके अंदर क्या हो जाता है, ब्लड के अंदर नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये डिजीज उनके अंदर होती है, कैसल्स डिजीज या बैंड डिजीज, तीसरे नंबर की बीमारी है। ठीक है, एक बीमारी और पढ़ लो, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता। ये चीज वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ O2 की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड के जुड़ने की क्षमता 200 से 300 गुना ज्यादा होती है। जैसे ऑक्सीजन का परिवहन बाधित हो जाता है, है ना। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड उससे भी ज्यादा मात्रा में जुड़ सकती है। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि रात के अंदर अगर आप पूरा कमरा बंद कर देते हो तो अंदर धुआं नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो पूरे कमरे में धुआं ही धुआं हो गया तो आपके सांस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी, और हीमोग्लोबिन तो तैयार बैठा है, ऑक्सीजन तो उसको जब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मिलती ना तब वो ऑक्सीजन को ले जाता है। अगर पूरे इसको कार्बन मोनोऑक्साइड ही मिलने लग गई तो वो तो सिर्फ पूरे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड भर देगा और डेथ उससे फिक्स है ना। तो इसलिए ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लिख लो इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता क्या होती है, लिख लो, फटाफट लिख लो। अगला, अब होती है व्यवसायिक बीमारियां। इसका क्या मतलब हुआ सर? व्यवसायिक मतलब जो काम करते हैं लोग, उनके काम करने का जो आसपास का वातावरण है वो कैसा है। व्यवसायिक बीमारियां
लोग जो काम करते हैं ना, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास धूल के कण तो नहीं है, आसपास कोई अन्य प्रकार के पैथोजेंस पार्टिकल्स तो नहीं है। अगर है और आप बिल्कुल बिना किसी प्रोटेक्शन के काम कर रहे हो तो वो सीधा आपके अंदर श्वसन तंत्र में जमा होगा और उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होगी। ठीक है, तो व्यावसायिक बीमारियों में एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस विभिन्न प्रकार के कण श्वसनी मार्ग में जमा हो जाते हैं, जिससे समातल यानी कि ब्रीदिंग में समस्या आती है। अब ये विभिन्न प्रकार के कण क्या हो सकते हैं, इसके अलग अलग है। न्यूमोकोनियोसिस में अलग अलग प्रकार है। एक तो होता है एस्बेस्टोसिस, इसके प्रकार है ये न्यूमोकोनियोसिस के। कौन कौन से हो जाएगा, एस्बेस्टोसिस, ये तो ये हो जाएगा। एक इसके अंदर प्रकार होता है सिलिकोसिस, एक इसके अंदर प्रकार होता है आपका एंथ्राकोसिस और एक बायोसिस। एक हो जाएगा बायोसिस, सॉरी बाइसियोसिस। ये चार मुख्य प्रकार है। अब आपसे पूछ ले कि एस्बेस्टोसिस किससे होता है, तो ये नाम से पता चल रहा है एस्बेस्टोस कण होता है, उससे हो जाएगा। सिलिकोसिस किससे होता है, सिलिका से, है ना, सिलिका के कण अगर जमा हो जाते हैं। एंथ्रोकोसिस कोल पार्टिकल यानी कि कोयले के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो। और ये हो जाता है कॉटन फाइबर से, कॉटन फाइबर के भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उससे होता है। तो ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछ लेता है ये कि एस्बेस्टोसिस जो रोग होता है उसके अंदर श्वसनी मार्ग के अंदर कौन से कण जमा हो जाते हैं, तो एस्बेस्टोस। एंथ्राकोसिस में कोल पार्टिकल और बायोसियोसिस में कॉटन फाइबर्स, है ना, कपास के जो कण होते हैं वो जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमोकोनियोसिस क्या होता है, श्वसनी मार्ग में अलग अलग प्रकार के कण जमा हो जाते हैं, उसको कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस, जिससे समातन ब्रीदिंग में समस्या आती है। अब न्यूमोकोनियोसिस कई प्रकार के, ये श्वसनी मार्ग में अलग अलग कण हो सकते हैं ना, तो अगर कण के रूप में एस्बेस्टोस जमा है तो उस बीमारी को एस्बेस्टोसिस, सिलिका का कण है तो सिलिकोसिस, कोल पार्टिकल्स यानी कि कोयले के कण है तो एंथ्राकोसिस, और आपकी कॉटन फाइबर्स के छोटे छोटे टुकड़े जमा हो गए तो बायोसियोसिस। ठीक है, ठीक है, चलो लिखो इसको। एक बीमारी छोटी सी हमारी और बची हुई है, अल्टीट्यूड सिकनेस। अल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है, जब हम ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाते हैं, है ना, तो वहां पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है ना, जैसे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। बेटा उसको लास्ट एंड फाइनल डिजीज हमारी क्या हो जाएगी, अल्टीट्यूड सिकनेस। इसको शायद कहते हैं तुंगता बीमारी, हिंदी में ऐसा कुछ नाम है तुंगता बीमारी, पहाड़ी तुंगता कहते हैं शायद, है ना, अल्टीट्यूड सिकनेस। इसका मतलब है कि जब हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने से शरीर में O2 की कमी हो जाती है, शरीर में O2 की कमी हो जाती है ना, जिससे क्या होता है, जिससे जी मचलता है, जी मचलना, सांस फूलना, कान व नाक से खून निकलना, कान व नाक से खून बहना इत्यादि समस्याएं होती है। अब इससे उपाय क्या है ना, इससे बचने के उपाय क्या है, हमारा शरीर क्या करता है इससे बचने के लिए, तो सबसे पहले तो हमारा शरीर के अंदर क्या होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, और क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है,
हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और क्या होता है, समातन की दर बढ़ जाती है, समातन व हृदय दर का बढ़ना। जब आप ऊंचाई वाले क्षेत्र पे जाते हो तो आपकी ब्रीदिंग तेज हो जाती है, सांसें आप तेजी से लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आप अंदर ले पाओ। और हृदय दर यानी कि आपका जो हृदय दर है वो भी क्या हो जाती है, हार्ट बीट रेट वो बढ़ जाती है। तो ये इससे बचने के उपाय है जो हमारे शरीर के अंदर अपने आप हो जाते हैं, हम नहीं करते, ये अनुकूलन है, एडेप्टेशन है, जो इस अवस्था से बचने के लिए शरीर के अंदर अपने आप हो जाते हैं। होते कि नहीं होते, आपको भी पता है, ये तो चीज आपने फील की होगी जितनी भी मैंने लिखी है। तो ये आज की जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। आज हमने क्या पढ़ा एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले मैंने बताया कि श्वसनीय जो गैसें हैं उसका विसरण किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो 3 कारक है, एक दाब प्रवणता, एक गैसों का विलेयता गुणांक और तीसरी चीज है विसरण झिल्ली की मोटाई। इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फिर गैसों का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन 3 रूपों में होता है। सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स के रूप में 70%, फिर आपका होता है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के रूप में 23% और घुलित अवस्था में 7%। फिर ऑक्सीजन का परिवहन होता है 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में और 3% घुलित अवस्था में। फिर अपन ने पढ़ा ऑक्सीजन वियोजन वक्र। ऑक्सीजन वियोजन वक्र हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के आंशिक दाब के बीच में बनने वाला एक सिग्मोइड कर्व है जो कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ जो बनते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसको दर्शाता है। राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट की तरफ जाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होगा, इधर जाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, यानी कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी। ये चीज मैंने आपको बता दी। सबसे ज्यादा जो डिपेंड करता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने के लिए वो है आपका ऑक्सीजन का आंशिक दाब। फिर हमने कुछ बीमारियां पढ़ी, उन बीमारियों के अंदर हमने अलग अलग प्रकार की बीमारियां पढ़ी, जैसे कि आपका सबसे पहले अस्थमा या दमा क्या होता है, वात स्फीति क्या होता है। अस्थमा या दमा जो है ये आपकी शोधकार्य अभिक्रिया है, श्वसनी और श्वसनिकाओं से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है, जिसके अंदर परागकण अंदर जमा हो जाते हैं। जबकि वात स्फीति कुपिकाओं से संबंधित बीमारी है। सिगरेट स्मोकिंग इसका मुख्य कारण है। उसके बाद केशंस या बैंड डिजीज जो समुद्री गोताखारों में होती है। नाइट्रोजन जो घुलित नहीं होती है सामान्य अवस्था में, वो जब समुद्र के नीचे जाते हैं तो वहां पर हाई प्रेशर की वजह से वो अवशोषित हो जाती है ब्लड के अंदर, ठीक है। और उसके बाद में हमने पढ़ा अल्टीट्यूड सिकनेस, यानी कि जब हम ऊंचाई वाले क्षेत्र पे जाते हैं तो वहां पे दाब जो है वो कम होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हमारा जी में चलता है, नोजिया जिसे कहते हैं, उल्टी होती है या फिर नाक या कान से खून बहते हैं, सांस फूल जाती है। तो वो सारे के सारे रीजन है इसके। और इससे बचने के लिए हमारे शरीर के अंदर अपने आप जो एडेप्टेशन अनुकूलन होते हैं, जो बदलाव होते हैं वो क्या होते हैं आप सबको बताएं। हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है और जो हार्ट बीट रेट है वो बढ़ जाएगी, समातन की जो है दर बढ़ जाएगी। ये सारे काम होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी अपन इसको ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक अगला चैप्टर हम लेके आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।